हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि पिछला बार मैंने एक प्रॉब्लम सर्वो वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किया था, वैसे ही आज मैं एक इलेक्ट्रोड रेगुलेशन सिलेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये जनरली एलआरएफ में लगा हुआ है, रिलायबल रीहीटिंग फर्नेस में लगा हुआ है। तो इसमें हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर स्टील इंडस्ट्री में काम करते हो जानते हो कि रिलायबल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम लोग बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि रेगुलेशन कभी फास्ट आ रहा था, कभी स्लो आ रहा था, कभी नहीं आ रहा था, कभी अप नहीं जा रहा था, कभी लो नहीं हो रहा था। डिफरेंट प्रॉब्लम कर रहे थे, जिससे कि बहुत से ऑपरेशन पीपुल से बार बार कंप्लेन आता था कि रेगुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन बढ़ा हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने स्टडी करना शुरू किया और स्टडी करके एलिमिनेशन मेथड से वन बाय वन करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। उसी के बारे में मैं आज आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। उसका हमने एक सिंपल सा सर्किट ले लिया है, जो हमारे सर्किट लगा वही सर्किट ले लिया है और उसी का डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमने उसको सॉल्व कैसे किया। तो उसमें हम चलते हैं इलेक्ट्रोड रेगुलेशन सिलेंडर से रिलेटेड जो भी इशू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी आर फ्रीक्वेंटली फेसिंग प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रोड रेगुलेशन एज द रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल वाल्व। ये रेगुलेशन का कंट्रोल प्रोपोर्शनल वाल्व से होता है, क्योंकि एट द ऑपरेशन जैसे ही आर्किंग होता है ये बहुत फास्ट ऑपरेट होता है, अप डाउन होता है। और यही वजह है कि इसमें प्रोपोर्शनल वाल्व डाला हुआ है। बहुत लोगों ने सजेस्ट ये भी किया था कि आप इसमें सर्वो वाल्व डालना, डेफिनेटली सर्वो वाल्व डालना तो इसका ऑपरेशन और बढ़िया हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ प्रोपोर्शनल वाल्व भी पड़ा हुआ है, तो हम लोग का काम मेंटेनेंस वाले लोगों का तो काम होता है इसको मेंटेन करना और प्रॉब्लम जो होता है उसको सॉल्व करना। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल वाल्व एज शोन इन द सर्किट में हमने दिखाया है। ये देखिए, ये है प्रोपोर्शनल वाल्व लगे हुए हमारे, ये रेगुलेशन सिलेंडर है। इसके बारे में बताता हूँ, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो द इलेक्ट्रोड वाल्व, इसमें क्या तीन हमारे इलेक्ट्रोड थे और तीनों इलेक्ट्रोड को अप डाउन करने के लिए प्रोपोर्शनल वाल्व, इंडिविजुअल प्रोपोर्शनल वाल्व लगे हुए थे और उसी में प्रॉब्लम आता, कभी किसी में प्रॉब्लम आता था। देयर वाज ए प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रोड मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रोड अप नहीं हो रहा है, कभी क्या होता है देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड, कभी कभी इलेक्ट्रोड का मूवमेंट कुछ भी नहीं होता था। कभी होता था द इलेक्ट्रोड वाज मूविंग इन मैनुअल मोड बट नॉट इन ऑटो मोड। अब सर्किट देख के बताऊंगा कि मैनुअल मोड में कैसे जाता है, ऑटो मोड में कैसे जाता है। मैनुअल मोड में मूव होता था, ऑटो मोड में नहीं होता था। द रेगुलेशन स्पीड वाज नॉट प्रॉपर कॉजिंग हायर इलेक्ट्रोड। कभी कभी होता था मूव तो हो रहा है लेकिन कंप्लीटली कंट्रोल वे में नहीं होने से इलेक्ट्रोड का कंजम्पशन हाई होता था। तो जब ये सारे प्रॉब्लम मिले तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। इसमें हमने एक्शन लिया, उसके बारे में बता रहा हूँ। Action taken to resolve the issue. We checked the IL NAS value and found it to be 5 to 6. सबसे तो पहले हम लोगों ने इसका NAS वैल्यू चेक किया। NAS वैल्यू चेक करने में हमको 5 to 6 मिला, which was under limit, इसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, उसको और क्लीन किया। We cleaned the complete tank and IL by removing all the IL using the ELC machine. अब ELC मशीन से क्या किया, पूरा टैंक का IL बाहर निकाला, बाहर निकाल के पूरा टैंक को कंप्लीट साफ किया, क्लीन किया। उसके बाद जो भी प्रेशर लाइन फिल्टर्स था या रिटर्न लाइन फिल्टर्स था या सर्कुलेशन लाइन फिल्टर, सारा फिल्टर चेंज कर दिया। उसका क्या रेटिंग था, 10 माइक्रोन का था। वी चेंज ऑल द प्रेशर लाइन फिल्टर्स एंड रिटर्न लाइन फिल्टर्स विच आर ऑफ 10 माइक्रोन्स। 10 माइक्रोन्स रेटिंग था, सबने चेंज कर दिया। आफ्टर रिफिलिंग द ऑयल वी चेंज द ELC पेपर, जो हमें ऑफलाइन फिल्टर मशीन लगा था उसका पेपर भी चेंज किया। उसके बाद से वी रन द ELC मशीन एंड फाउंड द NAS वैल्यू टू बी 0। जब किया तो हमने देखा कि NAS वैल्यू 0 आ गया। तो हमने चेक करने वाला से पूछा, जो हमारा थर्ड पार्टी आके चेक करता है कि भाई ये 0 कैसे हो, तो उसने बोला कि ये सुपर क्लीन ऑयल हो गया है, इसमें कोई भी कचरा नहीं है। ये सब करने के बावजूद भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। द प्रॉब्लम वाज मिनिमाइज बट नॉट कम्प्लीटली सॉल्व। ये सब करने के बाद प्रॉब्लम तो कम हो गया लेकिन कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। मैकेनिकल साइड से हमने सारा एक्शन ये सब ले लिया था। वी चेक द, उसके बाद हम लोगों ने फिर जो प्रोपोर्शनल वाल्व था उसका अर्थ वोल्टेज शुरू किया चेक करना कि भाई अर्थ वोल्टेज क्या आ रहा है। हमने मालूम चला विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड फाउंड इट टू बी मोर देन 2 वोल्ट। देखा कि वो अर्थ का जो वोल्ट अर्थिंग में जो जा रहा है वोल्ट जो मेजर करवाया तो 2 वोल्ट जा रहा था। प्रोपोर्शनल वाल्व में बी और जी दो टर्मिनल में पॉइंट होते हैं, बी एंड जी, जिसमें अर्थ वोल्टेज चेक करते हैं वो हमेशा 1 से कम रहना है। हमने चेक करा मोर देन 2 वोल्ट था। फिर हमने इलेक्ट्रिकल से रिक्वेस्ट करके अर्थ चेक करवाया। अर्थ चेक करा के we requested the electrical department to install the SMPS switch mode power supply, वही वाल्व का नज़दीकी इंस्टॉल करा दिया, जिससे कि बार बार हमको वहाँ से पुल में जाना नहीं पड़े चेक करने के लिए। और चेक कराने के बाद द विच रिजॉल्व द इशू। उसके बाद हम लोगों ने अर्थ का प्रॉब्लम सॉल्व कराया, मतलब लेस देन 1 वोल्ट कराया, रिड्यूसिंग द ग्राउंड वोल्टेज टू लेस देन 1 वोल्ट। इसके बाद जैसे ही 1 वोल्ट से कम हो गया ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। द प्रॉब्लम सॉल्व टेम्पोरली
वी स्विच टू इसके ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि वाल्व को भी चेंज करवाया थे प्रॉब्लम सॉल्व, बट वी स्विच टू ए वाल्व दैट वाज शोइंग ए फॉल्ट इन प्रोग्रामिंग व्हेन कनेक्टेड टू लैपटॉप। उसके बाद हम लोगों ने ये वाल्व चेंज किया। पहले रेक्सरॉथ का वाल्व था, उसको हटा के हम लोगों ने एटोस का वाल्व दिया, क्योंकि हमारे पास ये पुराने रेक्सरॉथ का वाल्व था, हमको नहीं मालूम नया मोड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हमने एटोस का वाल्व दिया और एटोस के वाल्व जो डाला सेम कॉन्फ़िगरेशन का वाल्व डाला, तो उसमें हमको ये चेक करने को मिल जाता है, उसमें उसने कनेक्टर दिया जिसको हम लैपटॉप से कनेक्ट करके चेक करते हैं उस वाल्व में क्या प्रॉब्लम है। चेक करने वाला जब आया फिर से तब 6 मंथ्स तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 6 मंथ द प्रॉब्लम स्टार्टेड अगेन, फिर से 6 महीने बाद प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। फिर प्रॉब्लम आना शुरू, तो हम लोग वी चेक द वाल्व विद द कनेक्टर एंड इट्स जैमिंग ऑफ द स्पूल। जैसे ही चेक किया तो मालूम चला कि स्पूल जाम हो रहा है। वी ओपन द वाल्व एंड फाउंड चिप इनसाइड। जब वाल्व को खोला तो देखा एक छोटा सा चिप वाल्व के अंदर मिला हमको। We investigated the cause and found it was a part of a burst valve। हम सर्किल में दिखाऊंगा, सर्किल में एक burst valve है, उसी का एक छोटा सा पार्ट टूट के आया हुआ था। तो उसके बाद हमने क्या, we removed the burst valve and flushed the line and valve। After that the problem was fully solved। Now the regulation is proper। उसके बाद से ये रेगुलेशन एकदम प्रॉपर हो गया, अभी कोई इशू नहीं आता इसमें। तो यही ये सर्किट है। देखिए ये ऐसे तीन पार्ट है, मैंने एक पार्ट का लिया है। ये हमारा इलेक्ट्रोड लिफ्टिंग रेगुलेशन सिलेंडर है जो अप डाउन करता है। ये देखिए ये पी लाइन है, यहाँ पे वाल्व डाला हुआ है, यहाँ पे एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है जो 125 बार पे सेट किया हुआ है। ये हमारा प्रोपोर्शनल वाल्व है जो नॉर्मली क्लोज पोजीशन में है। ये हमें एक कार्ट्रिज वाल्व है, कार्ट्रिज वाल्व करके चेक वाल्व का काम करता है, पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व का काम करता है। ये आयल आके इधर से होते हुए ये बस्ट वाल्व है। ये बस्ट वाल्व का सिंबल है, बस्ट वाल्व है। ये इसलिए दिया हुआ है कि बाई चांस कहीं प्रेशर होकर कुछ फट जाए तो ये वाल्व सप्लाई देना बंद कर देता है। लेकिन नॉर्मली ओपन है, जैसे इधर का प्रेशर बढ़ जाएगा इस पोजीशन को लेना, तो ये पोजीशन क्या है, नॉर्मली क्लोज पोजीशन है। तो इसी वाल्व का छोटा सा पार्ट टूट के फंस रहा था, यही पार्ट आके यहाँ पे फंस जा रहा था। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि एक बार फ्लशिंग करने के बाद भी ये बार बार क्यों फंस रहा था। पल के सर्किट बताता हूँ कैसे काम करता है। तो ये एक हो गया नॉर्मल सर्किट, नॉर्मल कंडीशन में। इसके साथ देखिए एक एक्यूमुलेटर से ही लाइन दिया हुआ है, ये एक्यूमुलेटर से लाइन दिया हुआ है। ये इमरजेंसी के लिए कि इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम है तो हम ये हमारा सिस्टम अप हो जाएगा, इसके लिए दिया हुआ है। इसके अलावा और देखिए ये एक पॉइंट और दिया हुआ है, एक लाइन और दिया हुआ है। इसमें 2 वाल्व है, ये ब्लैक क्या मतलब ये नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व है, तो ये जनरली क्लोज ही रहता है। तो बाई चांस अगर कुछ भी काम नहीं करता है तो क्या करना है, जब हम इस वाल्व को खोल देंगे, अप करना है तो इस वाल्व को खोल देंगे तो ये हमारा सिस्टम एक्यूमुलेटर प्रेशर से सिलेंडर अप हो जाएगा। उसी अगर बाई चांस हमको सिलेंडर अप जाके डाउन नहीं हो रहा है तो अगर इस वाल्व को केवल खोल दे तो ऑयल निकल जाएगा, तो ये सिलेंडर हमारा डाउन हो जाएगा। अभी देखिए दूसरे लाइन में, इसमें एक लाइन में तो प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व है, दूसरे लाइन में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व है जिसकी सेटिंग 20 बार पर किया हुआ है। जब ये प्रॉब्लम आता था तो हमने इसकी भी सेटिंग डिस्टर्ब कर दिया था, लगभग 0 कर दिया था कि कम से कम फ्रीली हो जाए, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तब हमने क्या किया था कि ये पूरा लाइन निकाल, अभी जैसा कि दिखाया कि सुपर क्लीन आयल होने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। तो क्या हो रहा था कि हमारा आयल का तो रूट ये है, इधर से आयल आना चाहिए और आयल निकलने का रूट भी यही है, तो बार बार प्रॉब्लम इधर ही आ रहा था। तो प्रॉब्लम इधर आने से हमने जो रिजल्ट निकाला, निष्कर्ष निकाला कि इधर से जब प्रॉब्लम आ रहा है, अगर इससे निकल जाएगा, पास होगा तो इसके थ्रू वो चला जाएगा टैंक में, लेकिन वो टैंक में जा नहीं रहेगा। टैंक में जाएगा तो हमें सिस्टम में जो रिटर्न लाइन फिल्टर है उसमें ट्रैप हो जाएगा, लेकिन वहाँ तक ये पहुँच ही नहीं रहा था, इधर ही आके रुक जा रहा था। सेकेंड, जब अगर इधर से भी निकलना है तो इधर से भी आके टैंक में जा सकता है, लेकिन इधर से नहीं निकल पा रहा था। मतलब जो भी आ रहा था इधर से निकल के आके यहीं पे स्टक हो रहा था बार बार। अभी देख रहे हैं ना ये कार्ट्रिज वाल्व, कार्ट्रिज वाल्व में और फिर डाला हुआ है, इधर नहीं फंस रहा, जब भी फंस रहा था तो इधर ही फंस रहा था। तो इस बात पर हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि क्या करते हैं कि इसको निकाल देते हैं, निकाल के नए सिस्टम को इसमें बाईपास करके चालू कर दिया, तब से ये सिस्टम एकदम स्मूथ हो गया। अब इसमें एक देखेंगे कि इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए भी एक दिया हुआ एक्यूमुलेटर से एक लाइन आया हुआ है, ये एक्यूमुलेटर वाला लाइन है। ये नॉर्मली इस पोजीशन में है, जैसे पावर सप्लाई ऑफ होता है तो इस पोजीशन को लेता है, जब इस पोजीशन को लेता है हमें ये आयल इसे कनेक्ट होके इधर से आते हुए ये इधर से आते हुए ये इस रूट को पकड़ते हुए इस प्रोपोर्शनल को बाईपास करके ये सिस्टम ऑपरेट हो जाता है। तो जब मैनुअल में ऑपरेट करते तो मैनुअल में ही ऑपरेट हो रहा था, मतलब इस वाल्व से एक्यूमुलेटर के थ्रू ये ऑपरेट होता था, अप डाउन होता था, इससे नहीं होता था। तब ये दिमाग में आया कि प्रॉब्लम ये इधर ही है, और प्रॉब्लम इधर है। अब चूंकि आयल का नैश वैल्यू और सब मेंटेन था, तब भी प्रॉब्लम आ रहा था। तो क्या हो रहा था कि यही अब रिस्पॉन्सिबल क्या है, तो लाइन का कचरा रहेगा, इधर का रहेगा। तो जब हमने इसको हटाया, हटाने के बाद से चिप आना बंद हो गया और सिस्टम अभी
स्मूथ चलता है। तो ये इस सर्किट के बारे में है, रेगुलेशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा था। तो फ्रेंड, इसके साथ ही मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि रेगुलेशन में प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है। ये ट्रैप यहीं पे हो रहा था, यही समझना है कि केवल प्रॉब्लम यहीं क्यों हो रहा था, क्योंकि अगर कोई भी पूछता था और मैं भी पूछता था तो हमारा तो सिस्टम का तो मैथ वैल्यू बराबर है, तो कचरा तो भी चांस है ही नहीं, फिर भी ये जाम हो रहा था। बहुत परेशान थे हम और इलेक्ट्रिकल वाले। बाद में जब ये SMPS डाला, एक वोल्टेज भी रेगुलेट करवा दिया, वोल्टेज भी, अभी जो अर्थ का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व करवाया। अर्थ का प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद जब यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व है, तब से हमारा सिस्टम स्मूथ चल रहा है। और जो भी स्पीड रेगुलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल यहाँ से सेट करके दे दिया, तो इलेक्ट्रो का कंजप्शन वगैरह भी सब अंडर कंट्रोल है। तो फ्रेंड, मैं इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इंटरेस्ट भी आया होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी मैं फिलहाल यही जो जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है स्टील इंडस्ट्री में या सीमलेस पाइप प्लांट में और जहाँ भी फेस किया है, मैं वो सब अभी डिस्कस करके डालने वाला हूँ। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को देखें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं कुछ भी और नया अपलोड करूँ तो डाल आप लोग को मिल जाए, आप लोग समझ सकें। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोपोर्शनल वाल्व से रिलेटेड प्रॉब्लम था।